नक्सलियों के हौसले पस्त होंगे और लगातार हम कामयाब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मार्च 2026 तक का जो टारगेट है वो सरकार ने फिक्स कर लिया और खुद गृह मंत्री अमित शाह नक्सल ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इस नक्सल ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन नक्सली लगातार कायराना हरकतों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं और पिछले 3 दिन के अंदर 2 शिक्षा दूतों को मौत के घाट उतार दिया है इन नक्सलियों के द्वारा। तो क्या नक्सलियों के द्वारा अब शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार किया जा रहा है? रामनिवास यादव साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व डीजीपी हैं। बहुत स्वागत है रामनिवास यादव सर। जल्दी हमारे साथ मेहमानों का और पैनल भी जुड़ेगा, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन शुरुआत रामनिवास यादव साहब आप ही के साथ। सर, ये क्या नक्सलियों की बौखलाहट है कि जब सरकार नक्सलियों के ताबूत में अंतिम कील ठोक रही है और उसी दरमियान वो बौखला रहे हैं और टीचर्स को, शिक्षा दूतों को मौत की घाट उतारा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है? ये पहले तो जो हमारे शिक्षा दूत हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारों के साथ पूरी संवेदनाएं हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये नक्सलियों की जब से नक्सलवाद 1967 से भारत में, उससे पहले भी छत्तीसगढ़ में 1980 से इनकी यही नीति रही है कि जो गरीब आदिवासी भाई बहन हैं, ग्रामीण हैं, वो गरीब परिवार हैं, उनके घरों को उजाड़ना, शिक्षा, पूरे स्कूलों को इन्होंने पहले ध्वस्त कर दिया था। अब सरकारों ने दोबारा से ये किया, पूरी की पूरी जो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको ध्वस्त कर दिया। डॉक्टरों को गांव में जो प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए सरपंच है उनको मार डालना, मुखबिरी का नाम लेके उसका कोई वो नहीं है जिस किसी को है। तो ये कौन सा? तो इसलिए सरकार ने जो निर्णय किया है कि 31 मार्च तक 2026 तक सरकार इससे बिल्कुल अच्छे तरीके से निपटेगी। लेकिन ये बीच बीच में जो दुखद घटनाएं हैं ये इनके नक्सलियों की मानसिकता को, और अब वो पूरे देश में भी जो हमारे ये कई बार तथाकथित जो जो मानव अधिकारों के जो वो है उनसे भी पूछना चाहिए कि भाई उन शिक्षा दूतों ने क्या किया था। इतने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, क्योंकि यदि दूसरी चीजें होती हैं तो दिल्ली से लेकर सभी राजधानियों में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हल्ला मचाते हैं, अब वो कहाँ पर हैं? वो उनसे पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है, ग्रामीण जनता पूछ रही है, आदिवासी जनता पूछ रही है, गरीब परिवार पूछ रहे हैं, जो बच्चे उन्होंने क्या कसूर किया है जो शिक्षा से उनको वंचित किया जा रहा है। ये सड़कों को बनना नहीं देना चाहते, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त, ग्रामीणों को गरीबी के अंदर ही बने रहें ताकि इन्हीं के भरोसे रहें। तो ये इनकी जो नीति है वो सफल। डीजीपी साहब, हमने शुरुआत में देखते थे कि नक्सली पहले सुरक्षा बलों को, पुलिस को टारगेट करते थे साहब, उसके बाद हमने देखा कि नक्सलियों के द्वारा ग्रामीणों को टारगेट किया गया, किसी भी ग्रामीण की हत्या कर दी, मुखबिरी का आरोप लगा दिया, परछाई फेंक दिया, कोई संदेश देके चले गए, इस तरह से दहशत फैलाते थे। लेकिन ये नया पैंतरा इजाद किया है, शिक्षा दूतों को मार डालना, शिक्षा दूतों को टारगेट करना। क्या तो इससे क्या बच्चों में भी दहशत फैलाने की कोशिश है जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, या ग्रामीण इलाके में शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की मंशा है? ये इनका वही वो टारगेट है कि एक की हत्या करके फिर उसको पूरे ग्रामीण परिवेश में एक तरीके से डर का माहौल फैलाना और बच्चों के मानसिकता को भी वो। लेकिन ये नीति जो है, दुखद बात है किसी की हत्या होती है, लेकिन ये जो नीति है इन्हीं के विरुद्ध जाएगी, क्योंकि गरीब परिवारों से वो आ रहे हैं, वो इतने कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। तो ये पूर्ण रूपेण उनकी जो निंदात्मक कार्रवाई है। और पूरा मैं तो इसमें ये कहूँगा पूरे देश से भी, एक छत्तीसगढ़ का एक वहाँ के सभी आदिवासी समाज दिल्ली में आके भी पूछे, अभी पार्लियामेंट में भी आके पूछें भाई उनके सामने बैठ के, गांधी जी की मूर्ति के सामने, कि अब वो लोग कहाँ पर हैं जो इन गरीब लोगों को मरवा रहे हैं और इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की कार्रवाई पूर्ण रूपेण हुआ है। और माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, वहाँ के सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़ सरकार इनसे सख्ती से निपटेगी, उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सर, आऊंगा सर आपके पास, डीजीपी साहब आऊंगा। राजेंद्र सिंह दद्दा हैं, उप प्रांत अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर गंधर्व पांडे हैं, वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी स्वागत है गंधर्व पांडे जी। लेकिन गंधर्व पांडे जी, एक और तो आप कहते हैं कि साहब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो रहा है, मार्च 2026 का आपने टारगेट दे दिया, अच्छी बात है, और एग्जीक्यूशन हो रहा है। हाँ, हम कह रहे हैं कि एग्जीक्यूट हो रही हैं चीजें,
नक्सली लगातार हथियार डाल रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, सुरक्षा बलों के द्वारा मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, कई इनामी नक्सलियों को आपने मौत के दिन सुला दिया। लेकिन जो लोग हैं, जो आवाम है वहां पे छत्तीसगढ़ में, उनको कैसे आप यकीन दिलाएं? क्योंकि हत्याएं तो सर हो रही है ना नक्सलियों के द्वारा, घटनाएं तो सामने आ रही है ना सर, आए दिन कोई ना कोई नक्सलियों का शिकार हो जाता है। उनको कैसे यकीन दिलाया जाए कि हाँ मार्च 2026 के बाद ये सब नहीं होगा? डॉक्टर पांडे जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार। इतने गंभीर विषय को आपने रखा उसके लिए आपका साधुवाद। जिस प्रकार से नक्सली और नक्सली कमांडर्स का अभी छत्तीसगढ़ में जो हश्र हो रहा है और जो उपलब्धि यहाँ की सरकार ने यहाँ के सुरक्षा बलों के बदौलत हासिल की है, तो उससे कहीं ना कहीं भयभीत होकर के इस प्रकार के कायराना कृत्य करने के लिए नक्सलवादी सोच के लोग मजबूर हैं। और जो ग्रामीणों की बात आपने की, तो लगातार नियत निर्धार योजना के माध्यम से सरकार की जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सबको वहां पर पहुंचाने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। विशेष तौर में सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और इनके आसपास आने वाले 535 गांव में तो वहां पर कैंप्स लगाए गए हैं, जहां पर डीआरजी के जवान विभिन्न लोग रहते हैं और विभिन्न विभागों के वहां पर टीम्स हैं जो ये सब बुनियादी सुविधाएं वहां उपलब्ध करा रहे हैं। नक्सली केवल और केवल एक भ्रामक माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक कहावत है, दिया फड़फड़ाता बहुत है बुझने से पहले। सिर्फ उसी का ही परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और संपूर्ण देश मार्च 31, 2026 तक, जैसा कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि नक्सल मुक्त भारत करेंगे, उस दिशा पर अग्रसर है, तो उसी से बौखलाए हुए नक्सली इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। और लगातार छत्तीसगढ़ के अगर मैं आंकड़े आपको दूं तो 1600 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 1600 से अधिक गिरफ्तारियां हैं, 1000 से अधिक एनकाउंटर में जो खत्म हो गए नक्सली वो लोग हैं। और आपके इतने बड़े चैनल के माध्यम से अगर कोई भी इस विचारधारा या इस सोच का व्यक्ति है, तो उसको मैं पुनः, मेरी आवाज अगर उस तक जा रही है तो आग्रह करूंगा कि सरकार पुनर्वास नीति के तहत आप सभी को एक सुनहरा अवसर दे रही है कि मुख्य धारा में जुड़ जाएं, इस प्रकार के कृत्य ना करें, देश और प्रदेश की प्रगति में बाधा मत बने। लेकिन उसका परिणाम बहुत ही आम लोग डरे है। हुए उनका क्या? अभिमन्यु मिश्रा में ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। मिश्रा साहब, बीजेपी कह रही है कि साहब देखिए मार्च 2026 का टारगेट है और दिया बहुत फड़फड़ाता है बुझने से पहले, तो ये फड़फड़ाहट है नक्सलियों की बौखलाहट है, जो कि वो मरते मरते इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए जा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, और आपके माध्यम से इस जो घटना को जो अंजाम दिया है उसकी बहुत बहुत निंदा करता हूं आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो। और एक कायराना हरकत है नक्सलियों की। इस प्रकार की हरकत जो है दिखाती है कि ये कितने डरे हुए हैं। जो और दूसरा, लेकिन एक बात मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इस मामले के बाद से बोल रहे हैं कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं उससे जो है बौखला करके इस तरह का जो है उनके द्वारा कृत्य किया जा रहा है। लेकिन हमने देखा है कि जब कार्रवाई अगर ज्यादा होती है तो टारगेट करते हैं पुलिस वालों को, या तो फिर इसी प्रकार के लोगों को टारगेट किया जाता है। और यहाँ तक कि हमारे कांग्रेस के नेताओं को तक टारगेट किया जा चुका है, उन्होंने तो जान तक गंवाई है। उस समय सलवा जुडूम भी चला था और मेरा तो ये भी मानना है कि रमन सिंह जी के समय जो सलवा जुडूम में मेहनत की थी हमारे पूर्व नेता महेंद्र कर्मा जी ने, दिवंगत नेता है हमारे, शहीद हैं वो, उन्होंने जो मेहनत की थी सलवा जुडूम अगर सही प्रकार से चलता तो आज तक इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब दूसरा, यहाँ सबसे बड़ा देखने वाली बात यह है कि 5-5 शिक्षा दूतों की जो है हत्या हो चुकी है। अब शिक्षा दूत कौन होते हैं? शिक्षा दूत होते हैं पढ़े लिखे वहीं के लोकल लोग, जो लोग बच्चों को इकट्ठा करके शिक्षा देते हैं। तो ये चीजें ऐसी है, एक तरह की वॉलंटरी है। तो ये कि डर पैदा करना चाहते हैं कि आप खुद शिक्षा दूत न बने। तो सीधा सीधा ये शिक्षा पर वार है कहीं ना कहीं, जो ये देख करके समझ में आ रहा है। इस बार की जो हरकत नक्सलियों द्वारा की गई है, वो चाहते नहीं कि वहां तक शिक्षा पहुंचे, वो चाहते नहीं कि वनांचल के लोग आगे बढ़े। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो
पहल की थी, हमने सरकारी योजनाओं को, सरकारी किट को, ये सब जो है अबूझमाड़ के जंगलों तक पहुंचाने का काम किया। जो ये हमने वनोपज खरीदते थे, ये भी इसी कड़ी में था। वहां के लोगों को सबल करना बहुत जरूरी है। तो वहां के लोगों को जब आप सबल करेंगे, आप अपने भरोसे में लेंगे, मुख्य धारा से जोड़ेंगे, तो वो लोग कहीं ना कहीं नक्सलियों से दूर हो जाएंगे। तो पहले आप देखते थे नक्सली एक पर्चा फेंक के चले जाते थे गाँव में। अभिमन्यु जी ये बताइए, क्या आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा क्या? नहीं अभिमन्यु जी, मिश्रा साहब आप कह रहे हैं कि लोगों को मुख्य धारा से जोड़िए, तो क्या सरकार ऐसा नहीं कर रही है छत्तीसगढ़ के अंदर? क्या होता नहीं आया है? आपकी भूपेश बघेल की सरकार में भी मुख्य धारा में लाने के लिए तमाम सारी योजनाएं लाई गई, ऐसा हुआ भी। देखिए मैं वही, और बीजेपी की सरकार में तो युद्ध स्तर पर हो रहा है सर, टारगेट तक दे दिया है, ऐसा हो रहा है ना? मैं वहीं पे आ रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्रवाई जबरदस्त हो रही है, कार्रवाई पे कहीं कोई सवाल या निशान नहीं है। लेकिन वहां के लोगों को जो भरोसे में लेने का काम करना चाहिए था, वो और बेहतर हो सकता था। ये मेरे कहने का मतलब कैसे हो सकता था? देखिए आपने मैं तो कह रहा हूँ, हमने आपको मंच दिया है, इस मंच से सरकार को बताइए कैसे बेहतर हो सकता था। मैं तो कह रहा हूँ ना, आपने छत्तीसगढ़ी ओलंपिक बंद कर दिया। आप 7 वनोपज खरीदते थे, केवल 15 साल की सरकार थी। वनोपज आप 7 वनोपज, हमने 75 वनोपज खरीदे। तो वनोपज जब बेचेंगे वन के लोग, तब उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सरकार सीधा संपर्क उनका होगा। ठीक है डॉक्टर पांडे, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं राजेंद्र सिंह दत्ता जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर पांडे जल्दी से। देखिए, जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि सलवा जुलूम की जो बात हुई, उस समय जो नक्सलवाद खत्म होने के ओर आ चुका था, तो इनके अभी जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने ही फैसला दिया था दिल्ली से बैठ करके। तो ये स्पष्ट कर देना चाहिए इनको कि क्या उनके खिलाफ है, क्योंकि कम्युनिस्ट हॉल में जो दिल्ली में बैठक हुई, उसमें छत्तीसगढ़ से जो प्रतिनिधि गए थे यहाँ नक्सल प्रभावित लोग, उन्होंने भी उस प्रत्याशी का विरोध किया कि सलवा जुलूम के खिलाफ ऐसा फैसला दिया जिसके कारण नक्सल समस्या इतनी भयावह हो गई कि उसका परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। हर जगह सिर्फ अपने बंगले में बैठे राजकुमार राजकुमारी को खुश करने के प्रयास में इस प्रकार की चीजों को नहीं बोलना चाहिए। जहां ये महेंद्र कर्मा जी की बात करें तो निश्चित तौर में इसका स्वागत करते हैं, पर आप ये सोचो, जो लोगों ने उस चीज के खिलाफ उसको फैसला दिया, उसी को इन्होंने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। और उसी के लिए यहाँ पर आज आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो उपराष्ट्रपति जी के जो उम्मीदवार हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित लोग क्या उनको स्वीकार करेंगे? आप स्वीकार करेंगे? छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित लोग क्या उसको स्वीकार करेंगे जिन्होंने सलवा जुलूम को बंद करने के लिए फैसला दिया? रमन सिंह जी ने तो डीआरजी विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करके डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स का निर्माण किया, जिनके जवान आज नक्सलवादियों से लड़ रहे हैं। उन नक्सलवादियों को लड़ रहे हैं। यहाँ तक महेश के रिश्तेदार जब आपकी सरकार थी यहाँ 2018 से 2023 तक, तब लगातार भाजपा के नेताओं की टारगेटेड किलिंग होती थी। लगातार चुनाव के दौरान भी भाजपा नेताओं की किलिंग हुई। समय की भी बात याद है और जनता समझ रही है। लगातार पिछले 3 दिन में 2 शिक्षाविद, और इस साल अब तक 9 शिक्षा दूतों की हत्या नक्सली कर चुके हैं। नक्सलियों की इस कायरान हरकत को आप किस तरह से देखते हैं? उसके साथ ये भी बताइएगा, सरकार की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? राजेंद्र सिंह दत्ता जी मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हमारे शिक्षा दूतों की हत्या हुई है, उस पीड़ा को मैं जितना बेहतर ढंग से महसूस कर सकता हूं, और जो मेरे को वेदना हो रही है उसको मैं अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूं कि धरती पे, अपने छत्तीसगढ़ की बस्तर की धरती पर जो शिक्षा दूतों का खून बहना पूरे समाज के लिए पीड़ा का विषय होना चाहिए, बहस का विषय नहीं होना चाहिए। यह हत्या किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और उज्जवल भविष्य की हत्या है। नक्सलियों की यह नापाक हरकत बताती है कि वे अंधकार को कायम रखना चाहते हैं। अब जरूरत है कि सरकार कठोरता से जवाब दे। हम सब मिलकर उन शिक्षा दूतों की शहादत को व्यर्थ न जाने दें। शिक्षा की मशाल जलती रहनी चाहिए, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए। मेरा केवल निवेदन दोनों पक्षों से है, यहाँ पे पक्ष विपक्ष दोनों है, कि जिन शिक्षा दूतों ने शिक्षा की अलग जलाने की कोशिश की है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी शहादत हुई है,
उनके परिवार की वेदना और पीड़ा को भी शासन पक्ष को समझना चाहिए। उनके परिवार के लिए भी कुछ ना कुछ उनको जतन करना चाहिए। उनके परिवार के लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए। उनको कुछ सरकारी सहयोग मिलना चाहिए, ताकि हम जैसे शिक्षा के अलग जगाने वाले लोगों के परिवार को ये भरोसा रहना चाहिए कि जो हम ये एक खतरनाक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमारा परिवार जो है उस सरकार के द्वारा पूर्णतः सुरक्षित और संरक्षित रहेगा, ताकि हम पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सली उन्मूलन में हम सरकार की सहायता कर सकें। मेरा केवल इतना ही विनम्र आग्रह है, इसको बहस का विषय न बनाया जाए, एक सहानुभूति का विषय बनाया जाए कि आखिर शिक्षा दूतों की शहादत का परिणाम क्या हो सकता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इस पूरे समाज को जन जागृत ला करके और नक्सली उन्मूलन का एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक बन सकती है। बिल्कुल सर, आपकी बात से सहमत है। इस पर जवाब लेंगे डॉक्टर गंधर्व पांडे से, लेकिन अभिमन्यु जी, ये वो इलाके हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर आज से कुछ साल पहले शिक्षा की लौ नहीं पहुंची थी। अब शिक्षा की चिंगारी पहुंची तो शिक्षा की लौ बन गई वो, और धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश वहां पर फैल रहा था। लेकिन नक्सली शायद ये नहीं चाहते कि यहाँ पर बच्चे शिक्षित हों और पढ़ के रोजगार करने के लिए बाहर जाएं और हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएं, इसलिए शिक्षा दूतों को टारगेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैंने अपने वक्तव्य के पहले लाइन में यही बात कही, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि सीधा सीधा शिक्षा पे वार है। और हमारे जो पिछले अभी शिक्षाविद बोल रहे थे जो बातें, बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूँ। इसीलिए इस डिबेट में राजनीतिक बातें ना करते हुए, आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए, मैंने सीधी ये बात कही कि आप टारगेट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन वहां के लोगों की सुरक्षा, उसके साथ वहां के लोगों का विश्वास जीतना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या किया, केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम। अरे आरोप हम भी लगा सकते हैं। इनके जगत पुजारा, पोडियम लिंगा, अलग अलग नेता जो नक्सलियों के साथ पकड़ाते थे, टेरर फंडिंग में पकड़ाए हैं, महेश गागड़ा के रिश्तेदार पकड़ाए हैं, ऐसे कितने सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम आया। हमारे तो नेता शहीद हुए हैं, वो भी उस समय भी इनकी सरकार थी। लेकिन हम ये आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते थे। हम ये चाहते हैं कि वहां के लोगों का विश्वास, और पहले भी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या लोहांडी कूड़ा के मामले में क्या किया था उस समय, जो जमीन आखिर हमने जाके वनाधिकार पट्टे वापस किए। तो ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं उनका विश्वास हम होते हैं। आज अगर वहां के लोगों का विश्वास हमारे साथ है, वहां के लोग अगर सरकार के साथ खड़े हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि ये नक्सलवाद से बाहर निकल के मुख्य धारा से जुड़ करके आगे बढ़ा जाए, तो फिर सरकार को भी भरकस उनके लिए सहयोग करना चाहिए। केवल जो है कार्रवाई और 26 तक के खत्म कर देंगे, ये सब टारगेट ठीक है, लेकिन हम हमेशा से कहते आए हैं कि नक्सलवाद कोई ऐसा नहीं है कि 1000 नक्सली बचे हैं, 2000 बचे हैं, उनको मार तो खत्म कर दो। ये एक विचार है, और जब तक विचार खत्म नहीं होगा तब तक नक्सलवाद खत्म नहीं हो सकता। आज सारे नक्सलवादी भी खत्म हो जाएं, कल को 20-25 साल बाद, 50 साल बाद अगर 4 लोग फिर बंदूक लेके खड़े हो गए बस्तर के अंदर में, तो नक्सलवाद फिर जन्म ले लेगा। तो इस प्रकार से नक्सलवाद वैचारिक रूप से खत्म होगा। वो लंबा विषय हो जाएगा सर चर्चा का। फिर आप नस्ल की बात करें 25 साल बाद, अभी तो फिर 2026 का देखना है, मार्च 2026 का। लेकिन डॉक्टर गंधर्व पांडे, जो बात कही दद्दा जी ने कि जो शहादत गई है शिक्षा दूतों की, वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। भाई उनका भी परिवार, उनके भी बीवी बच्चे हैं, भाई बहन हैं, तो उसके लिए सरकार की योजनाओं को उन्हें लाभ मिले, सरकार उनके लिए कुछ करे। देखिए, निश्चित तौर पे जो भी शासकीय लोग रहते हैं, जो जनसेवा से जुड़े लोग रहते हैं, उन सबके लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार हर संभव मदद उनको, उनके परिजनों को करने का पूर्णतः प्रयास करती है। अगर किसी प्रकार की कोई भी वहां समस्या हो तो वहां के वर्तमान जो विधायक हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से भी वो अगर किसी समस्या है तो उसको अवगत कराएं, तो शासन इसको बिल्कुल सुनिश्चित करेगा कि उन प्रभावित परिवारों को किसी प्रकार की कोई कमी ना। इसके साथ ही साथ जो ये शिक्षा दूतों की हत्या हुई, इससे नक्सलवादी लोग और नक्सल सोच के लोग कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक भय का माहौल निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार प्रतिबद्ध है। पिछले 1 साल 9 महीने में हमने जिस टारगेट के तहत और जिस लेकिन डॉक्टर पांडे, आपको लग क्या रहा है? अच्छी बात है, चलिए जो टारगेट है उसे अचीव कर रहे हैं, लेकिन चूक कहां हो रही है? नक्सली बार बार अपने मंसूबों में कामयाब क्यों हो जा रहे हैं? चलो वो 10 बार भी प्लान करते हैं तो 2 बार 3 बार तो कामयाब हो ही जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? चूक कहां हो रही? कहीं तो चूक हो रही होगी। निश्चित तौर पे जो अबू झामड़ का क्षेत्र है और जो एकदम जंगल वाले क्षेत्र हैं, उसके अंदर जहां जहां इनके इनपुट्स थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं, वो लोग मौके की तलाश में रहते हैं, टारगेट करके
और ये नक्सली कोई ऐसे नहीं है कि आतंकवादी जैसे विदेश से हैं, वो वहीं के रहने वाले लोग हैं जिनको प्रभावित करके वहां पर इन लोग फॉर्म भी पहले बंटवाते थे कि हमारे में भर्ती हो जाइए। उन सब चीजों पे भी प्रतिबंध अब धीरे धीरे लगने लगा है, लोग मुख्य धारा में आ गए हैं, तो इनको कोई ज्वाइन भी नहीं करना चाहता। लेकिन यही इसका सवाल भी एक मुख्य कारण मेरा ये भी है रामनिवास यादव सर से, कि डीजीपी शिक्षा साहब, दूतों सर की कहाँ हत्या चूक हो इसीलिए रही हो होगी, रही क्या है। लगता है सर आपको कि नक्सली इतने स्ट्रिक्ट एक्शन के बाद, तमाम सुरक्षा बलों के बाद भी घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं? ये जैसे जैसे नक्सलवाद की स्ट्रेटजी में जो है वो हर 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पे वो स्ट्रेटजी वहां पे बदलती है। मतलब जो हम सुकमा के अंदर एक योजना बनाते हैं वो 5 किलोमीटर सुकमा में ही शहर से बाहर उसमें परिवर्तन है। तो वो पुलिस बल वहां भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि जैसे अभी बताया हमारे साथियों ने कि नक्सली को एक आदमी ने आया और वो कोई दराती से या इससे लेके किसी एक व्यक्ति को करता है, तो उसमें थोड़ी सी जरूर उसमें पुलिस को हमको और भी ज्यादा इंटेलिजेंस गेरअप करनी पड़ेगी। इसी तरीके से क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो वहाँ के बस्तर के लोगों ने, सरकार ने भी बस्तर के जो आम नागरिक हैं और वहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने कमाल किया है। पिछले साल जो है रिकॉर्ड देखेंगे तो सुकमा के बच्चों ने पूरे जो छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड है उसके 12th के अंदर उनके वहाँ के बच्चों ने टॉप किया था। वाकई बहुत सराहनीय बात है सर कि देखिए बस्तर जैसे अंचल में, हाँ वहाँ बस्तर जैसे और बच्चों घोर ने नक्सल टॉप प्रभावित किया था। क्षेत्र जो नक्सलियों के नाम से जाना जाता था किसी जमाने में, वहां पर अब शिक्षा व्यवस्था पहुंच रही है, लोग वहां के बच्चे टॉप कर रहे हैं, ये वाकई में काबिल और तारीफ है। लेकिन हाँ। सर ये बात भी है कि जैसे कि डॉक्टर पांडे ने कहा कि नक्सलियों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है आजकल, कि नक्सली ने किसको कहाँ कनेक्ट कर रखा है, कहाँ पे अपना गुर्गा बिठा रखा है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सर मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ, आप जरा दर्शकों को बताइए डीजीपी साहब कि अबूझमाड़, बस्तर, नारायणपुर जैसे घने जंगलों में जब मुठभेड़ नक्सलियों से होती है तो कितनी बड़ी चुनौती रहती होगी, कितना बड़ा चैलेंज रहता होगा सुरक्षा बलों के लिए या लोकल बॉडी जो पुलिस है वहां उनके लिए, जरा एक बार बताइएगा। ये देखिए कि हमारे सभी जो बस्तर के साथी हैं, चाहे पत्रकार हैं चाहे वहाँ के आम जनता, वो सब जानते हैं, पुलिस वाले भी। यानी आज मैं ये कहूँ कि भारत वर्ष में सबसे कठिन क्षेत्र पुलिस के लिए है वो बस्तर है। वहाँ जंगल के अंदर, अब जैसे बरसात का समय है तो वहाँ आपको सूरज नीचे जमीन पर नहीं दिखेगा, इतना वो हो जाता है। और वहाँ उन्होंने जो लैंडमाइन लगा रखी हैं, फिर वहाँ पे जो गड्ढे खोद रखे हैं, फिर पुलिस बल के लिए नहीं निकलना, फिर आम जनता के लिए निकलना, फिर उनको कोई डर पैदा करने के लिए, और उनको लिए जो कार्रवाई है तो ये एक तरीके से जटिल कार्रवाई है। लेकिन पुलिस ने धीरे धीरे करके, प्रशासन ने, भारत सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार, आम जनता के सहयोग से उसमें सलवा जुडुम का भी, जो क्योंकि हम लोगों ने उस समय ये किया था, तो सलवा जुडुम का भी बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे जो उस समय के नेता थे महेंद्र कर्मादी, उनका बहुत बड़ा योगदान था, और सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो उसकी वजह से मेरे पास वक्त इतना ही है। रामनिवास यादव सर, बहुत शुक्रिया सर आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेंद्र सिंह दद्दा जी आपका शुक्रिया, हमारे साथ डॉक्टर गंधर्व पांडे आपका शुक्रिया, और अभिमन्यु मिश्रा जी आपका शुक्रिया। तो मार्च 2026 का डेडलाइन सरकार ने दे रखा है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, लेकिन नक्सली लगातार बौखलाए हुए हैं। और एक और सरकार जहां नक्सलवाद को खत्म करने की बात करे तो वही नक्सली जाते जाते बौखला रहे हैं और शिक्षा दूतों को टारगेट कर रहे हैं।